फॉर लूप इटरेट करवा दिया था। फिर कर्सर से एक एक रिकॉर्ड आपने एक टपल के फॉर्म में लिया था, जिसे आपने अनपैक करके नेम और प्राइस दो वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया था। अब आज बात करते हैं कर्सर के एक और मेथड की, जो आपको ट्रैवर्स करने में हेल्प करेगा। ठीक, तो फिलहाल एक बार फिर बताइए, ये जो कोड आपके सामने है, ये समय फॉर लूप किस पे चला रहा है? ये जो कोड आपके सामने है, ये इस समय फॉर लूप किस पे चला रहा है? किसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं अपन? वेरी गुड संदीप। ये जो कोड आपके सामने है, ये फॉर लूप चला रहा है कर्सर पे। अब बजाय इसके कि हम कर्सर पे फॉर लूप चलाएं, हमारे पास एक मेथड है। उस मेथड के थ्रू भी हम कर्सर से एक एक बार में एक एक रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। पढ़िए और बताइए कौन सा मेथड है और क्या रिटर्न करता है। जल्दी जल्दी बोलिए, क्या है मेथड का नाम जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है? वेरी गुड, बस संदीप पढ़ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? दर्शक हैं। मेथड का नाम है फेच वन। किसका मेथड है? किसका मेथड है? कर्सर का। वेरी गुड। क्या रिटर्न करता है? क्या रिटर्न करता है? एक बार में कर्सर का एक रिकॉर्ड रिटर्न करता है एज अ टपल। कब तक रिटर्न करता रहता है? कब तक रिटर्न करता रहता है? जब तक कर्सर में से डेटा मिलता रहेगा। जब डेटा मिलना बंद हो जाएगा तो क्या रिटर्न करता है? वेरी गुड, जब डेटा मिलना बंद हो जाएगा तो नन रिटर्न करता है। तो क्या आप इसी कोड को फेच वन के थ्रू मुझे लिख के दिखा सकते हैं? सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको फॉर लूप वाला पार्ट चेंज करना है। ये जो कोड फॉर लूप से मैंने लिखा हुआ है, क्या ये कोड फेच वन मेथड के थ्रू लिखा जा सकता है? जल्दी जल्दी बोले, यस और नो। कैन यू रीराइट दिस प्रोग्राम बाय मेकिंग यूज ऑफ फेच वन मेथड? बताइए फिर कैसे लिखेंगे, लिख के दिखाएं, और जल्दी लिख के दिखाएं। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इस फॉर लूप की जगह फेच वन मेथड चलाना है हमें। याद रखिएगा, फेच वन एक बार में एक रिकॉर्ड लेकर आएगा। अगली बार कॉल करेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड लाएगा, तीसरी बार कॉल करेंगे तो तीसरा लाएगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपको रुक जाना है, अब आगे जाने का कोई मतलब नहीं है? हाउ विल यू कम टू नो? वेरी गुड, जब फेच वन आपको नन रिटर्न करेगा। बस, तो बना दीजिए लॉजिक। लॉजिक बना दीजिए फटाफट। इस फॉर लूप की जगह वो लॉजिक लिखिए जो फेच वन यूज करके सेम आउटपुट जनरेट करे। बन पा रहा है? जल्दी जल्दी बोले, बन पा रहा है? वेट करूं मैं? गलत कोड हो गया नमन। जब पहली बार तुम फेच वन कॉल करोगे तो वो एक रिकॉर्ड तुम्हें देगा, वो रिकॉर्ड तो तुम्हारा लॉस्ट हो गया। अंदर आओगे, लूप में प्रिंट करोगे फिर से फेच वन, तो तुम्हें सेकंड रिकॉर्ड दिखेगा। फिर थर्ड रिकॉर्ड लॉस्ट हो जाएगा, फोर्थ रिकॉर्ड दिखेगा।
ये तो गड़बड़ हो गई, दिस इज नॉट द करेक्ट कोड। जल्दी जल्दी बनाएं, बाकी लोगों का कोड क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट अबाउट अदर्स? बनाएं, जल्दी बनाएं, ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? संदीप, फेच वन तो खुद ही एक टपल रिटर्न करेगा, और जब तुम रेक पे आओगे तो उसके अंदर वो टपल कॉपी हो जाएगा। चलो देखो, सबसे पहला स्टेप है वाइल ट्रू। वाइल ट्रू लिखने के बाद आप अंदर बोलेंगे रेक इक्वल टू curs.fetch1। क्या आ जाएगा इसके अंदर? जल्दी जल्दी बोलें, रेक में क्या आ जाएगा? रेक में एक टपल आ जाएगा। और अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो? अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो नन आ जाएगा। अब आप यहां पे चेक करिए, अगर रेक की वैल्यू नन है, इन दैट केस ब्रेक कर जाएं। ठीक है, अगर रेक की वैल्यू नन नहीं है तो सीधे प्रिंट कर दें आप, नेम कॉमा प्राइस इज इक्वल्स टू रेक, और यहां प्रिंट कर दें नेम और प्राइस। चलाइए, सेम आउटपुट आपको मिलेगा जैसा पिछले कोड का मिल रहा था। आ रही है वर्किंग समझ? ठीक, अब बनाइए इस एक्सरसाइज को। आपने जो कोड अभी अभी लिखा, वो हर बुक का नाम और प्राइस दिखा रहा है। मैं चाहता हूं आप सिर्फ उस बुक का नाम और प्राइस दिखाएं जो सबसे कॉस्टली बुक है। जो कोड आपने अभी अभी लिखा है वो डेटाबेस में मौजूद हर किताब का नाम और प्राइस दिखा रहा है। आई वॉन्ट योर कोड शुड डिस्प्ले ओनली द नेम एंड प्राइस ऑफ द बुक विच इज द कॉस्टलीस्ट बुक इन द टेबल। तो बताइए जरा, इस टेबल में कौन सी कॉस्टलीस्ट किताब है? विच वन इज द कॉस्टलीस्ट बुक जो रिकॉर्ड आ रहा है आपके सामने उसमें? तो आउटपुट में बस लर्निंग पाइथन 650 चाहिए मुझे। और जरूरी नहीं है लर्निंग पाइथन ही हो, ये सिर्फ एक सैंपल है। जो भी सबसे महंगी किताब है, बस वही किताब दिखनी चाहिए। क्या लॉजिक लिखोगे बताओ? मैक्सिमम ढूंढने का लॉजिक लिखा है आपने कभी किसी लैंग्वेज में? अगर आपके पास एक एरे हो, उसमें से आपको मैक्सिमम निकालने को बोला जाए तो निकाल लेंगे?
तो फिर इतना क्या सोच रहे हैं, लिखिए लॉजिक। जैसे आप सी लैंग्वेज में किसी एरे में मैक्सिमम ढूंढते हैं, वैसे तो यहाँ ढूंढना है। यहाँ पाइथन कोई हेल्प नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। मैक्स फंक्शन वगैरह कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अपने ही लॉजिक से आपको सबसे कॉस्टली बुक सर्च करनी पड़ेगी। तो हम कैसे सर्च करें डेटाबेस की सबसे कॉस्टली किताब? क्या लॉजिक लें? कैसे निकालते हैं अपन एरे में से मैक्सिमम, कैसे ढूंढते हैं? क्या पढ़ा था सी लैंग्वेज में? बोलिए जल्दी। जल्दी बोले बेटा, जल्दी बोले। आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। इतना समय नहीं है कि अपन एक एक घंटा एक एक सवाल पे दें। कैसे ढूंढेंगे एरे में से मैक्सिमम? स्वैप करें। नमन पक्का स्वैप करना होता है? अब फर्स्ट एलिमेंट तो हमें मिलेगा नहीं ना यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, मैक्स के अंदर 0 रख लेते हैं। और यहां पर एक इफ लगाकर हम चेक करते हैं कि क्या प्राइस में जो वैल्यू आई है वो मैक्स से बड़ी है। अगर प्राइस में जो वैल्यू आई है वो मैक्स से बड़ी है, तो हम मैक्स इक्वल टू प्राइस कर देते हैं। इससे क्या मिलेगा हमें? फटाफट बोले। ये जो वाइल लूप मैंने लगाया है, ये क्या कर रहा है? करो टू ट्रेस। सबसे पहले मुझे बताइए, प्राइस में कितनी प्राइस आएगी? डेटा आपके सामने है। सबसे पहले प्राइस में आएगा 500। मैक्स में कितना है? मैक्स में है 0। क्या 500 0 से बड़ा है? यस। तो मैक्स में कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। अगली बार प्राइस में क्या आएगा? अगली बार प्राइस में क्या आएगा? 650। मैक्स में कितना है? 500। 650 500 से बड़ा है? यस। तो मैक्स में क्या आ जाएगा? मैक्स में आ जाएगा 650। तीसरी बार प्राइस में क्या आएगा? तीसरी बार प्राइस में क्या आएगा? 590। मैक्स में है 650। 590 650 से बड़ा है, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। तो मैक्स में रहेगा 650। चौथी बार प्राइस के अंदर आएगा 400। मैक्स में है 650। 650 400 से बड़ा है, यानी इफ अभी भी फॉल्स, 400 ग्रेटर देन 650। अगली बार प्राइस में आएगा 575। 575 ग्रेटर देन 650, ये भी फॉल्स। तो अगर मैं मैक्स को प्रिंट करूं लूप के बाहर आकर, तो 650 मिलेगा। यस। और बुक का नाम कैसे लाएंगे? इस बुक का नाम कैसे लाएंगे जिसकी प्राइस हाईएस्ट है? आज क्या हो गया है? बिलो एवरेज परफॉर्मेंस जारी है आज। एग्जीक्यूट से लाएंगे। वेरी गुड नमन। एग्जीक्यूट से कैसे लाएंगे बेटा? अरे भाई, जब आप मैक्स नाम का एक इंटीजर ले सकते हो, तो बुक नेम नाम का एक स्ट्रिंग नहीं ले सकते क्या? जब मैक्स इक्वल टू प्राइस लिख सकते हैं, तो उसी के अंदर बुक नेम इक्वल टू नेम नहीं लिख सकते क्या? क्या हो गया, आज दिमाग पे जंग क्यों लग गई है? हाँ, इतने इतने से लॉजिक मैं बताऊंगा? इफ के अंदर बुक का नाम भी रख लेंगे, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ सर, रिकॉर्ड के अंदर एसक्यूएल क्वेरी भी तो फायर कर सकते हैं। नमन अनम्यूट करो, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं तुम्हारा लॉजिक समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे लॉजिक जनरली बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन आज पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोलो नमन, क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो कर्स के अंदर है पूरा, एज अ टेबल।
हाँ। हाँ तो सर हम एसक्यूएल, आपने बोला था एग्जीक्यूट कमांड से हम कोई भी एसक्यूएल क्वेरी फायर कर सकते हैं टेबल के अंदर। टेबल के जैसे हम अंदर। एसक्यूएल मतलब जो भी कमांड प्रॉम्प्ट पे करते थे टर्मिनल पे। हम्म। तो सर हम एग्जीक्यूट कमांड में ये भी तो लिख सकते हैं कि मतलब वेयर क्लॉज के जैसे जैसे सिलेक्ट बुक नेम फ्रॉम हम्म। ऑल बुक्स वेयर हम्म। हम्म। बुक प्राइस इक्वल्स टू मैक्स। हम्म। तो सर ओके। इससे हमें ये नहीं इससे हमें वो भी तो मिल जाएगा कि पर्टिकुलर वो लाके देगा ना, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो आपको मैक्स वाला रिकॉर्ड लाके देगी। हम्म। सिलेक्ट जो हमने हम्म। फायर किए, क्वेरी फायर किए, तो हम्म। उससे भी तो मिल सकता है हमें। लेकिन 2 बार डेटाबेस से बात करना समझदारी है? तुम ऑलरेडी एक नहीं, बार बात कर चुके हो। ऑलरेडी तुम लोड बढ़ रिकॉर्ड्स जाएगा, कर लोड चुके बढ़। हो, है ना? ऑलरेडी तब तुम्हारे पास है। बट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं ना। करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक टेंशन है। क्या सर? टेंशन ये है कि अगर मान लीजिए 2 बुक्स की प्राइस सेम हुई हाँ तो दिक्कत आएगी, तुम्हें मल्टीपल दो दे दिक्कत देगा नहीं वो। आएगी, तुम्हें मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलेंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। दो मिल जाएंगे रिकॉर्ड्स। अभी क्या होगा, मेरे कोड में भी तो दिक्कत आएगी। हाँ बट अगर उसमें जो पहला उसको मिल जाएगा वही दे देगा ये। नहीं, अगर हाँ ठीक आपके है, वो कोड क्योंकि में। मैंने ग्रेटर देन लगाया हुआ है। हाँ चलो मैं सर। ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता हूँ अब। हाँ सर, अब 2 बार मिलेगा, 2 रिकॉर्ड अब मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। लास्ट सर वाला मिलेगा, पहला वाला रिप्लेस हो हाँ, जाएगा। दूसरा वाला तो ओवर क्या राइट करें होगा। फिर? सर आपको मैक्स बनाम वो क्या मैं एक टपल के अंदर वो लिस्ट के अंदर स्टोर करना लिस्ट पड़ेगा। के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। और यहाँ बोलना पड़ेगा बुक नेम डॉट अपेंड पैरेंथेसिस के अंदर नेम। सर तो मुझे मिल जाएंगी वो सारी किताबें जो बाय चांस सेम प्राइस की हैं और हाईएस्ट प्राइस पे हैं। और फिर इन दोनों अभी को तो प्रिंट खैर कर एक देना। प्राइस है, हाँ। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब बाहर आकर अपन इस बुक नेम लिस्ट को प्रिंट कर दिया। तो आई से मैक्स प्राइस इज, कॉमा, ये हो जाएगा मैक्स, कॉमा, बुक नेम्स आर, कॉमा, बुक नेम। हमारे पास तो एक ही बुक है, तो हमारे केस में तो एक ही बुक का नाम प्रिंट होगा, लेकिन अगर 2 होती तो दोनों का नाम आ जाता। 2 बुक्स कैसे आ रही हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू में लेटेस्ट सी भी और लर्निंग पाइथन भी, दोनों की प्राइस 650 है क्या? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चेक करिए, लेटेस्ट सी 500 है। क्या गड़बड़ हो रही है? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही बात है। पुरानी वाली भी बुक भी तो रहेगी जिसकी प्राइस 500 होगी, राइट। तो इसको तो एम्प्टी स्ट्रिंग करके सिंगल स्ट्रिंग से ही रिप्लेस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, और ये होना चाहिए बुक नेम इज इक्वल्स टू नेम। फाइन, वरना वो प्रीवियस प्राइस वाली बुक भी आपको दे देगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गई हाईएस्ट प्राइस की बुक विच इज 650, और बुक का नाम मिल गया विच इन दिस केस इज लर्निंग पाइथन। चलिए आगे बढ़िए। अब मल्टीपल के केस में क्या करेंगे? आप मल्टीपल के केस में हमें एक अलग इफ लेना पड़ेगा, और हमें चेक करना पड़ेगा कि जो प्राइस आ रही है वो मैक्स के बराबर है क्या। अगर प्राइस और मैक्स बराबर हैं तो फिर हम बुक के अंदर अपेंड कर दें। समझ आ रहा है? वरना वो फिर पुरानी वाली भी मेंटेन करेगा। ठीक है, खैर। अभी जितने भी तरीके अपन ने अपनाए हैं सब बिल्कुल थर्ड क्लास तरीके हैं। ये तरीका नहीं है डेटाबेस से हाईएस्ट प्राइस की बुक निकालने का। ये तरीके सिर्फ तभी तक हम अपना रहे हैं जब तक हमें ढंग से एसक्यूएल नहीं आती है। अगर आप में से किसी को भी एसक्यूएल आती है तो आप बता सकते हैं इस काम को करने का सही और प्रॉपर तरीका एसक्यूएल में क्या है? अगर आपको थोड़ी बहुत भी एसक्यूएल की जानकारी है, आपने एसक्यूएल अच्छे से अगर पढ़ी हो, तो आप मुझे बोल सकते हैं हमें ना लूप चलाने की जरूरत है, ना इफ लगाने की जरूरत है। हम इस काम को कुछ ऐसा करेंगे, ध्यान से देखिए। सेलेक्ट बुक नेम कॉमा बुक प्राइस फ्रॉम ऑल बुक्स। अगर आप जानते हो तो एसक्यूएल में एक ऑर्डर बाय क्लॉज होता है, होता है? ठीक, क्या करता है ऑर्डर बाय क्लॉज? ऑर्डर बाय क्लॉज आपसे कॉलम का नाम लेता है और उस कॉलम पे पूरा डेटा सॉर्ट कर देता है। तो अगर मैं कह दूं ऑर्डर बाय बुक प्राइस, तो अब जो मुझे रिकॉर्ड्स मिलेंगे वो प्राइस के सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे। बोले तो जल्दी से।
अब जो मुझे रिकॉर्ड्स मिलेंगे वो प्राइस के सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे। यस, अब जो मुझे रिकॉर्ड्स मिलेंगे वो प्राइस के सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे, लेकिन ये तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, तो मैं लास्ट में एक लाइन और जोड़ दूंगा DESC। जब मैं बोल दूंगा DESC, तो अब मुझे बताइए क्या मिलेगा। अब कर्सर के अंदर मुझे सबसे टॉप पे कौन सी वाली बुक का रिकॉर्ड मिलेगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। कर्सर के अंदर सबसे टॉप पे मुझे कौन सी वाली बुक का रिकॉर्ड मिलेगा? हाईएस्ट बुक का। तो अब क्या लिख दूं यहां पर? कोड बोलो। यहां पर क्या लिख दूं अब उस बुक को निकालने के लिए? क्या लिख दूं? लास्ट लाइन तो बोले जल्दी से। कर्सर में डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा पूरा सॉर्ट होकर आ गया है। अब मैं क्या लिख दूं अगर मुझे ये बुक का नाम और प्राइस चाहिए तो? व्हाट शुड आई राइट? जल्दी बोलो बेटा फटाफट। अब मुझे लिखना चाहिए नेम कॉमा प्राइस इज इक्वल टू CURS.fetch1। समझ आया? बिल्कुल सही। मैक्स प्राइस इज प्राइस और बुक नेम इज नेम। चल जाएगा बिना लूप चलाए? या आपको फेच वन का फायदा भी दिख रहा है? यहाँ वाकई में फेच वन ही चाहिए आपको, क्योंकि आपको एक ही रिकॉर्ड निकालना है जो हाईएस्ट पे एक बुक का होगा। बस वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक ही बुक मिलेगी। अगर दो बुक 650 की हुई तो दोनों नहीं मिलेंगी। उसके लिए फिर आपको देखना होगा अगली बुक फेच करके क्या उसकी भी प्राइस 650 है। अगर है तो उसको भी प्रिंट कर दीजिए। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हुआ फेच करने के दो तरीके। एक तरीका कर्सर पे ही लूप चला दो, दूसरा तरीका फेच वन से एक एक करके एक एक रिकॉर्ड रिट्रीव करो। नाउ वी हैव थर्ड वे आल्सो ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द कर्सर। पढ़िए वो थर्ड वे क्या है, और कौन सा मेथड आपको प्रोवाइड कर रहा है कर्सर? कौन सा मेथड है? फेच ऑल। वेरी गुड। क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है एक लिस्ट। उस लिस्ट में क्या होता है? उस लिस्ट में टपल्स होते हैं, और हर टपल के अंदर आपने सेलेक्ट क्वेरी से जितने कॉलम फेच करे हैं वो मेंबर बन के रहेंगे और उनकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो लेट मी सेव दिस एज dbdemo5। एंड नाउ टेल मी कैसे हम इस कोड को चेंज करें फेच ऑल की मदद से। कर्सर तक बनाने तक तो आपका कोड सेम रहेगा। ऑर्डर बाय हटा देता हूं मैं, क्योंकि मुझे नॉर्मल डेटा देखना है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं बुक लिस्ट इज इक्वल्स टू CURS.fetchAll, सो व्हाट विल आई गेट एज अ रिटर्न वैल्यू? इसके चलने पर मुझे रिटर्न वैल्यू के तौर पे क्या मिलेगा? गुड, एक लिस्ट मिलेगी। तो उस लिस्ट को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं बाय राइटिंग प्रिंट बुक लिस्ट। यस, कर सकते हैं। आउटपुट थोड़ा अजीब दिखेगा लेकिन काम हो जाएगा। नोटिस करिए अब आपको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट टपल्स मिल रहे हैं, और हर टपल के अंदर बुक का नाम और प्राइस मिल रही है। क्या इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि एक रो में एक ही बुक का नाम और प्राइस आए, सबको एक साथ ना दिखाना हो, वन बाय वन दिखाना हो? कैन वी डू दैट? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बुक लिस्ट पे चलाना पड़ेगा फॉर लूप। तो ये चलेगा फॉर रेक इन बुक लिस्ट। चलेगा। रेक के अंदर आ जाएगा एक बार में एक टपल, अंदर कह दीजिए नेम कॉमा प्राइस इक्वल टू रेक। तो रेक से नेम और प्राइस निकल कर आ जाएंगे इस नेम और प्राइस में, और फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए नेम कॉमा प्राइस। ये भी एक तरीका है डेटाबेस से रिकॉर्ड्स लाकर डिस्प्ले करवाने का। करेक्ट, सारे तरीके समझ आ गए? चलिए अब एक एक्सरसाइज करिए। पढ़िए ध्यान से और बताइए क्वेश्चन समझ आ रहा है? पढ़िए अच्छे से।
आ रहा है, वेरी गुड। क्या लेना है और क्या दिखाना है बताइए। यूजर से क्या मांगना है और क्या शो करना है। वेरी गुड। यूजर से मांगना है रिकॉर्ड का नंबर। रिकॉर्ड का नंबर मतलब बुक की आईडी। क्यों? रिकॉर्ड का नंबर मतलब बुक की आईडी नहीं, गलत। रिकॉर्ड नंबर और बुक आईडी अलग अलग है बेटा। बुक आईडी तो 101 102 ऐसे है। रिकॉर्ड का नंबर है 123 ऐसे। समझ आया? तो यूजर से आप बोलेंगे एंटर द रिकॉर्ड नंबर। मान लीजिए मैंने बोला 4, तो क्या करेगा आपका प्रोग्राम? अगर मैंने 4 बोला तो टेबल में से चौथी बुक निकाल कर मुझे दिखाएगा। चौथा रिकॉर्ड शो करेगा। ठीक है। और अगर मैंने 4 की जगह 14 बोल दिया तो अगर 14th बुक है तो दिखा दे, और अगर 14th बुक नहीं है तो कह दे इनवैलिड रिकॉर्ड नंबर। ये भी बात समझ आ रही है? और आपको यूजर को पहले ये भी बताना है कि टेबल में इतनी बुक्स हैं, तो आप इस बीच में रिकॉर्ड नंबर एंटर कीजिए। देख लीजिए आप ध्यान से स्क्रीन आउटपुट कैसा चाहिए। डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद प्रोग्राम बोले एंटर द रिकॉर्ड नंबर फ्रॉम 1 2, और यहां डेटाबेस में जितनी बुक है उसकी काउंटिंग दिखनी चाहिए। तो ये एप्लीकेशन जिस डेटाबेस पे चल रही है उसमें 7 किताबें हैं। आपकी टेबल में जितनी किताबें हैं वहां वो काउंट दिखना चाहिए। फिर यूजर आपको एक काउंट देगा, जो रिकॉर्ड नंबर दे वो रिकॉर्ड आप प्रिंट करके दिखा दें। और अगर कहीं यूजर का दिया हुआ रिकॉर्ड नंबर आपके अवेलेबल बुक से ज्यादा हो, जैसे इस समय जो स्क्रीनशॉट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली टेबल में कितनी किताबें हैं? इस समय जो स्क्रीनशॉट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली टेबल में 7 किताबें हैं। और यूजर ने कौन सा रिकॉर्ड नंबर बोला है लास्ट में? यूजर ने बोल दिया 12। तो प्रोग्राम इतना स्मार्टली डिजाइंड हो कि प्रोग्राम यूजर को बोल दे इनवैलिड रिकॉर्ड नंबर। बन जाएगा। स्टार्ट करें? चलो बताओ कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो मुझे बताएं, पता कैसे करेंगे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं? आपको कैसे मालूम चलेगा टेबल में कितनी बुक्स हैं? बोलिए जल्दी। आपको कैसे मालूम चलेगा? नहीं बेटा नहीं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है श्रवण। हमारे पास ये लिस्ट है। बताओ, इस लिस्ट की अगर हम लेंथ निकाल लें तो हमें नंबर और रिकॉर्ड नहीं पता लग जाएंगे? लग जाएंगे ना। काउंट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम एसक्यूएल के काउंट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एसक्यूएल का काउंट फंक्शन यूज करूंगा तो मुझे 2 क्वेरी लिखनी पड़ेगी। पहले तो एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो सिर्फ ये बताएगी इतनी किताबें हैं। फिर एक सेलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो बुक्स को लेकर आएगी। क्यों श्रवण? है ना? अरे सॉरी की जरूरत नहीं है बेटा, सॉरी थोड़ी, मैं तो बता रहा था आपका तरीके में थोड़ा सा कम्युनिकेशन डेटाबेस से ज्यादा हो जाएगा। तरीका आपका भी सही है। आंसर बिल्कुल सही आपने दिया कि काउंट फंक्शन यूज हो सकता है, बट दैट विल रिक्वायर 2 टाइम्स कम्युनिकेटिंग विद द डेटाबेस। यस और नो? है ना? ठीक है। चलो अब आगे बताओ। अब मैं चाहता हूं बिल्कुल ये आउटपुट आए जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, एंटर द रिकॉर्ड नंबर पैरेंथेसिस में 1 2 और जो भी बुक का काउंट है। बोलो तो क्या लिखोगे? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या लिखेंगे? तो एक काउंट ले लें जिसमें लेंथ ऑफ बुक लिस्ट स्टोर कर ली जाए। काउंट की जरूरत तो पड़ने वाली है हमें बहुत। ठीक, काउंट में क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी बोलें, काउंट में क्या आ जाएगा? काउंट में आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ बुक्स। शाबाश। फिर हम क्या लिखें? फिर हम लिखें बुक नंबर इज इक्वल टू INT ऑफ इनपुट, डबल कोट्स में एंटर रिकॉर्ड नंबर फ्रॉम। आगे आप बताएं। फ्रॉम। हाँ जी बिल्कुल सही, फ्रॉम 1 2, करली ब्रेस के अंदर काउंट। और अगर करली ब्रेस में काउंट जा रहा है तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? डबल कोट के पहले F आएगा। इट शुड बी कन्वर्टेड टू F स्ट्रिंग। शाबाश। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो जल्दी से। अब क्या करें? चेक करें। वेरी गुड नमन। क्या चेक करें? क्या चेक करें? कि बुक नंबर 1 से काउंट के बीच में है या नहीं है। ऐसे ही चेक करेंगे ना? राइट। तो क्या कंडीशन हो जाएगी? 1 < टू बुक NO < टू काउंट। ऐसे लिख सकते हैं पाइथन में।
वन लेस देन इक्वल टू बुक एनो लेस देन इक्वल टू काउंट अलाउड है? यस अलाउड है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब हम डेटा फेच कर सकते हैं। राइट, कैसे फेच करें? कैसे फेच करें बताओ, कोड बताओ जल्दी से। अगर ये कंडीशन ट्रू है, एफ स्ट्रिंग से नहीं नमन, एफ स्ट्रिंग से क्यों करेंगे? अब हमें इस पोजीशन वाला रिकॉर्ड चाहिए ना, बुक एनो में एक पोजीशन है, उस पोजीशन वाला रिकॉर्ड चाहिए। एफ स्ट्रिंग कहां से आ जाएगा? बाकी लोग जवाब दें। इतना टिपिकल टिपिकल सवालों के जवाब दे दिया आपने, ये तो इतना सिंपल है यार। यस बिल्कुल सही देवोत्तम, थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो। देवोत्तम थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो, वो -1 होगा, बुक एनो -1। निशा फॉर लूप क्यों चलाएंगे बेटा? हमें एक बुक चाहिए निशा, बहुत सारी बुक्स चाहिए। बुक एनो के करस्पॉन्ड एक बुक आएगी ना, तो फिर फॉर लूप क्यों चलाएंगे? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस लिस्ट के अंदर सारी बुक्स हैं, इस बुक लिस्ट के अंदर सारी बुक्स हैं, तो क्या हम लोग इस लिस्ट में से ये वाली पोजीशन की बुक नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं कि नहीं? बाय राइटिंग रिकॉर्ड इक्वल टू बुक लिस्ट सबस्क्रिप्ट में बुक एनओ -1। -1 समझ आया? -1 समझ आया? क्योंकि अगर यूजर बोलता है उसे पहली किताब देखनी है, तो वो पहली बुक का लिस्ट में इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा। तो दिस शुड बी -1 ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। आ रहा है लॉजिक समझ? गुड। फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेम कॉमा प्राइस इक्वल टू रेक, आ जाएगा बुक का नाम और प्राइस। और फिर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं बाय सेइंग नेम कॉमा प्राइस, है ना? ठीक, एल्स, एल्स क्या करें? सही चीज क्या है, एकदम सही परफेक्ट चीज? एल्स है रेज कर दें। ये अरे मैसेज नहीं नमन, ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अकॉर्डिंग टू लॉजिक यूजर रेंज के बाहर जा रहा है कि नहीं, सोचो, है ना? तो इसी के लिए तो बनाया गया है रेज, राइट? रेज एक्सेप्शन कर सकते हैं, पढ़ा था। अपनी खुद की एक्सेप्शन रेज करनी हो तो ऐसे ही करेंगे, और या मैसेज डाल सकते हैं, बोल सकते हैं इनवैलिड बुक इंडेक्स। वैसे तो अगर ये प्रोजेक्ट होता तो मैं आपको ये भी कहता कि बजाय इसके कि आप एक्सेप्शन लिखें, बेटर है ना अपनी क्लास बना लें, कस्टम एक्सेप्शन क्लास, उसको यूज करिए, और ज्यादा प्रोफेशनल कोड हो जाएगा। बट अभी चलेगा फिलहाल तो, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ेगा, इस रेस को हैंडल कैसे करोगे? रेस तो करा दिया, हैंडल कौन करेगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। रेस से जो एक्सेप्शन रेज होती है उसे हैंडल भी तो करना पड़ता है। कैसे करेंगे हैंडल? बोले क्या हो गया? वाई एवरीवन इज साइलेंट? कैसे करेंगे हैंडल? आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? तो भैया बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? वाई यू ऑल आर साइलेंट? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? क्यों याद नहीं आ रहा नमन? एक्सेप्ट लगाएंगे और क्या, इतना सिंपल तो जवाब है। कोई एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं, अच्छा ये बताओ? कोई एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं? अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन आती है तो हैंडल कैसे करते हैं? फिर यहां भी तो एक्सेप्ट ही लगाना है भाई। इतना तो सिंपल सवाल है, इसमें क्या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट के तो जवाब दिए जा रहे हो आप लोग, आसान के सवालों के जवाब में उलझे जा रहे हो। डिफिकल्ट से तो बन रहा है आपसे। तो यहाँ जाएगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में आ जाएगा एक्सेप्शन, ठीक। और फिर कैच वैच करना पड़ेगा, कुछ नाम वाम देना पड़ेगा। कैसे देते हैं? कैसे देते हैं, क्या लिखते हैं?
वेरी गुड, एज ई। तो ई में एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो यहां से रेस करेंगे। यस, वो इस ई में आ जाएगा। फिर इसी को प्रिंट कर दें तो एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल, इस ई को प्रिंट कर दें तो एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट हो जाएगा। परफेक्ट। ठीक है, अब एंटर रिकॉर्ड नंबर 1 to 5। मैंने रिकॉर्ड नंबर एंटर करा 3, तो आ गया मास्टरिंग जैंगो। चेक कर लें, यही है मास्टरिंग जैंगो ही है। रिकॉर्ड नंबर 3, यस। ठीक है, और फिर अपन ने रन करा इसको, और इस बार अपन ने 3 की जगह पास करा 13। तो आपका प्रोग्राम वाया एक्सेप्शन दे देगा इनवैलिड बुक इंडेक्स। करेक्ट, ये भी समझ आ गया। चलिए, ये हुई बात तरह तरह से डेटा फेच करने की। अब बताइए, एसक्यूएल की क्लास लग गई आपकी? लग गई कि नहीं लगी? लग गई। डेटा कैसे स्टोर करते हैं डेटाबेस में? रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो कैसे करोगे? क्या तरीका होता है? गुड। रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो कमांड होता है इंसर्ट। वेरी गुड। इंसर्ट के कितने सिंटेक्स? इंसर्ट के 2 सिंटेक्स। पहला होता है ये वाला सिंटेक्स, दूसरा होता है ये वाला सिंटेक्स। तो पहले तो मैं सिंटेक्सेस का फर्क बता दूं, फिर आपको याद दिला देता हूं इनमें से किसे कब यूज करते हैं। जो पहला वाला सिंटेक्स आप देख रहे हैं, उसमें कॉलम के नाम है? नहीं है, सिर्फ टेबल का नाम है, वैल्यूज नाम का कीवर्ड है, और कॉमा से सेपरेट की गई वैल्यूज है। इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो करेंगे तो? अगर आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो करेंगे तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपको सारी वैल्यूज देनी पड़ेंगी जितने कॉलम्स हैं। यस, जितने कॉलम है उतनी वैल्यू होनी चाहिए। 4 कॉलम है तो 4 वैल्यू। यस, 4 कॉलम है तो 4 वैल्यू। नंबर 2, ऑर्डर भी वही होना चाहिए जो टेबल में कॉलम्स का ऑर्डर है। यस, अगर टेबल के अंदर पहला कॉलम बुक आईडी है तो आप भी पहली वैल्यू बुक आईडी की देंगे। दूसरा कॉलम बुक नेम है तो आप भी दूसरी वैल्यू बुक नेम की देंगे। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड वाले सिंटेक्स में। इस वाले सिंटेक्स में क्या चेंज है? इस वाले सिंटेक्स में ये चेंज है कि आप इसमें अपने चॉइस से कॉलम्स का ऑर्डर तय कर सकते हैं, और जितने चाहें उतने ही कॉलम्स में वैल्यू दे सकते हैं। तो इमेजिन करिए, मुझे आईडी और नेम देना है, प्राइस और सब्जेक्ट नहीं देना है, तो ये सेकंड वाला सिंटेक्स काम आएगा। यस, यहां पर मैं लिस्ट ऑफ कॉलम्स में बोल दूंगा बुक आईडी कॉमा बुक नेम, और वहां वैल्यूज में मैं बोल दूंगा आईडी की वैल्यू और नेम की वैल्यू। ये भी क्लियर है? आखिरी बात, चाहे आप फर्स्ट वाला इंसर्ट लें चाहे आप सेकंड वाला इंसर्ट लें, अगर डेटाबेस में डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, कॉलम की डेटा टाइप टेक्स्ट है, तो जो यहां से वैल्यू जाएगी वो सिंगल कोट में जाएगी। सुना आपने ध्यान से? डेटाबेस में सिंगल कोट में वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, अगर आपके कॉलम की डेटा टाइप टेक्स्ट है तो हमारे डेट टेबल में कोई टेक्स्ट टाइप का कॉलम है? जो हमारी टेबल है ऑल बुक्स है, कौन कौन? बुक नेम और सब्जेक्ट, 2 कॉलम है, ये दोनों जाएंगे सिंगल कोट में। राइट, स्टार्ट करें कोड। चलिए, तो एक कोड लिखते हैं जो पाइथन से डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। आई विल कॉल इट dbdemo8। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूट है, इसके अंदर सेलेक्ट क्वेरी की जगह आप मेंशन करेंगे इंसर्ट क्वेरी। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी? इंसर्ट इनटू ऑल बुक्स वैल्यूज, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने दिया 106। राइट, और मैंने बुक का नाम दिया फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और मैंने बुक की प्राइस दी, दिस शुड नॉट बी डबल कोट, इट विल बी सिंगल कोट। बुक की प्राइस मैंने दी अपनी तरफ से 600 रुपीज, और सब्जेक्ट मैंने बुक का दिया HTML। ये लिखने के बाद फिर आपका डबल कोट्स बंद होगा और पैरेंथेसिस बंद होगा। क्वेरी समझ में आ रही है जो मैंने लिखी है? देखिए और बताइए हाँ या ना।
आ रही है? ठीक है। अब जैसे ये क्वेरी रन होगी, डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, राइट। और अगर आप कर्सर से पता करना चाहें कि कर्सर ने कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करें, कर्सर ने कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करें, तो कर्सर के पास एक एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम होता है रो काउंट। आप उस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। जब आप बोलेंगे curs डॉट रो काउंट, तो ये आपको बताएगा इसने टेबल में कितनी रो इंसर्ट करी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंसर्ट कमांड कितनी रो इंसर्ट करेगा, ये इंसर्ट कमांड एक ही रो इंसर्ट करेगा, तो हमें यहां मिलना चाहिए रिकॉर्ड इंसर्टेड 1 मिलना चाहिए, करेक्ट। चलिए अब मैंने कोड रन करा, प्रोग्राम चला, एक्सेप्शन आ गई, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, HTML पे क्या लग गए, तो 600 के बाद कॉमा आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने कोड रन करा, प्रोग्राम ने बोल दिया रिकॉर्ड इंसर्टेड 1। अब टेबल में कितने रिकॉर्ड हो गए होंगे, अब हमारी टेबल में कितने रिकॉर्ड हो गए होंगे, 6 हो गए होंगे ना, पहले 5 थे, अब 6 हो जाने चाहिए। तो अगर हम कोई भी कोड अपना चलाकर इन 6 रिकॉर्ड्स को देखें तो दिखेगा, जैसे ये वाला कोड है। नाउ लेट्स रन इट एंड सी। कौन सी बुक डाली थी आपने, 106, जिसका नाम था फ्रंट एंड डेवलपमेंट और जिसकी प्राइस थी 600 रुपीज। दिख रहा है रिकॉर्ड, जो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करा है वो दिख रहा है, यस, वेरी गुड देवोत्तम। कहाँ दिख रहा है, देवोत्तम को दिख रहा है, देवोत्तम कहाँ दिख रहा है बेटा रिकॉर्ड, नहीं दिख रहा है, राइट। क्यों नहीं दिख रहा है, उसका रीजन ये है, जब आप पाइथन से रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद, रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद और डिलीट करने के बाद आपको एक मेथड कॉल करना पड़ता है। वो आपने करा नहीं है, इसलिए डेटा आपको नहीं दिख रहा है। उस मेथड का नाम है कमिट, और वो कॉल करा जाएगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो कॉल करा जाएगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो अभी भी अगर आप बैकएंड में जाकर देखें तो बैकएंड में भी रिकॉर्ड नहीं आया होगा। अगर हम अपने एसक्यूएल लाइट को ओपन करके अपनी टेबल चेक करें तो रिकॉर्ड नहीं आया होगा आपकी टेबल में। लेट्स ओपन, ये हमारा डेटाबेस है, चेक करिए, इसमें अभी भी 5 ही रोज हैं। ठीक है, अब आप वापस आइए और यहां पर जहां आपने लिखा है रिकॉर्ड इंसर्टेड, उसके बाद कहिए कॉन डॉट कमिट। ठीक, जब तक आप कमिट नहीं करेंगे तब तक पाइथन की तरफ से भेजे गए रिकॉर्ड्स किसी भी हालत में टेबल में जाकर सेव नहीं होंगे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब रन कीजिए। अब रन करेंगे आप तो मैसेज तो आपको पहले जैसा ही मिलेगा, लेकिन बैकएंड में जाकर चेक करेंगे तो आपको रिकॉर्ड दिखेगा। अब क्यों नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपने टेबल पहले से खोली हुई है। दोबारा से इस टेबल को ओपन कीजिए। दोबारा से ओपन करने के लिए कहाँ जाएं, जाइए जहां आपने इस टेबल को सेव करा था, मैंने सेव करा था ऑनलाइन पाइथन बैच 4 में। ओपन करिए तो चेक करिए, लास्ट रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा जो आपने अभी अभी एंटर करा है। यही था हमारा डेटा लास्ट वाला, करेक्ट। ठीक है, अब इस कोड में आपको एक प्रॉब्लम दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं, बस 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 वही आ रहा हूं नमन, वही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस कोड को अब दोबारा से रन करूंगा तो ये सेम रिकॉर्ड दोबारा इंसर्ट होगा ना। तो ये तो एक तरह से स्टैटिक क्वेरी हो गई। अगर मैंने इस कोड को 4 बार रन करा तो चारों बार यही बुक जाएगी डेटाबेस में। मैं चाहता हूं मैं जब भी रन करूं अलग अलग रिकॉर्ड्स डेटाबेस में जाएं, तो उसके लिए यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, हाँ या ना। यस, उसके लिए आपको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, ले लेंगे अपन, यूजर से इनपुट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इस कोड को अपन सेव करते हैं और इसको बनाते हैं डीबी डेमो 9। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हमारा कोड यूजर से इनपुट लेगा। तो मैंने कहा आईडी इक्वल टू INT इनपुट एंटर बुक आईडी। यूजर से आपने बुक आईडी डिमांड कर ली। फिर आपने कहा नेम इक्वल टू इनपुट एंटर बुक नेम, तो आपने बुक का नाम डिमांड कर लिया। फिर आपने कहा प्राइस इक्वल टू फ्लोट डबल कोट्स, सॉरी इनपुट डबल कोट्स एंटर प्राइस।
तो ये आपके पास बुक की प्राइस का इनपुट आ गया, और फिर आपने कहा सब्जेक्ट इक्वल टू इनपुट एंटर सब्जेक्ट, एंटर सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। कहाँ इंट होगा? प्राइस वाला। क्यों? हमने वहां रियल लिया है ना प्राइस को, REAL, रियल लिया है ना, रियल। हाँ, इनपुट होगा, राइट, मैंने INT लिख दिया, इनपुट। ठीक है, चलिए चले आगे। ये चारों इनपुट समझ में आ गए। अब ध्यान से सुनना, नई चीज, अब आपको इस क्वेरी में इन वेरिएबल की वैल्यू फिट करनी है। क्या कहते हैं? ये जो क्वेरी लिखी जा रही है इसमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू फिट करनी है। वेरी गुड। तो इसके लिए आप एक टेक्निक यूज करेंगे पाइथन की, जो आप पहली बार आज सीखेंगे। टेक्निक का नाम है बाइंड वेरिएबल्स। क्या सुना? लिखो। टेक्निक का नाम है BIND, बाइंड वेरिएबल्स। बाइंड वेरिएबल्स पाइथन की वो टेक्निक है जिसमें आप अपनी एसक्यूएल क्वेरी में इजी तरीके से वेरिएबल्स की वैल्यू फिट कर सकते हैं। वैसे तो आप अभी सोचें तो एक तरीका आपके पास भी है ना? वो तरीका ये, यहाँ डबल कोड बंद कर दें, फिर प्लस लगा दें, प्लस लगाकर आईडी की वैल्यू को कंकैटिनेट करें, फिर प्लस लगाएं। ऐसा कर सकते हैं ना, कंकैटिनेट कर करके? हाँ या ना? लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि नोटिस करिए, स्ट्रिंग के साथ इंटीजर कंकैटिनेट तो होता नहीं है, तो फिर बार बार STR लगाना पड़ेगा, है ना? इसकी जगह आप यूज करेंगे द टेक्निक विच इज कॉल्ड एज बाइंड वेरिएबल्स। अब बाइंड वेरिएबल्स क्या कहता है? बाइंड वेरिएबल कहता है आपको ये वैल्यूज देनी है क्या, 106 फ्रंट एंड, ये वैल्यूज भेजनी है क्या डेटाबेस में? नहीं, आपको ये वैल्यूज नहीं भेजनी है। आपको इनकी जगह दूसरी वैल्यूज भेजनी है। तो यहां पर आप सिंबॉलिक तौर पे पाइथन को बता दें कि कुछ डेटा आने वाला है, और वो सिंबॉलिक तौर पे कोलन के साथ आप एक नंबर लिखते हैं, :1, :2, :3 और :4। ये :1, :2, :3, :4 की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं। 1 की जगह 100 भी हो सकता है, लेकिन कोलन का होना जरूरी है। अब ये :1 ये बता रहा है कि एक्चुअल में ये नहीं जाएगा, इसकी जगह कोई और वैल्यू जाएगी। ये बात भी समझ आई? आई ये बात समझ? राइट। अब आप यहां डबल कोट बंद करिए। डबल कोट बंद करने के बाद आप लगाएंगे कॉमा। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है। अब कॉमा के बाद आप बताइए कि आपको इन :1, 2, 3, 4 की जगह किन की वैल्यूज चाहिए। आप बताइए आपको किन की वैल्यू चाहिए :1, 2, 3, 4 की जगह? :1, 2, 3, 4 की जगह आपको किसकी वैल्यूज चाहिए? तो आपका क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब होगा, मुझे वैल्यूज चाहिए आईडी की, नेम की, प्राइस की और सब्जेक्ट की। अब आगे आप खुद समझ आ रहे हैं, तय करिए पाइथन क्या करने वाली है। फटाफट बताइए पाइथन क्या करने वाली है। पाइथन जहां जहां बाइंड वेरिएबल्स, इनको बाइंड वेरिएबल बोलते हैं, गौर करिएगा। :1, :2, :3, :4 आर बाइंड वेरिएबल। तो :1 किससे रिप्लेस हो जाएगा? :1 रिप्लेस हो जाएगा आईडी की वैल्यू से। :2 रिप्लेस हो जाएगा नेम से। :3 की जगह प्राइस आ जाएगा, और :4 की जगह सब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपकी क्वेरी रन टाइम पे डायनेमिकली चल जाएगी। जो डेटा यूजर देगा वही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। बस इस तरह से आप डायनेमिक क्वेरी बना सकते हैं। रन कीजिए, यूजर से बुक आईडी मांगिए 107, बुक का नाम मांगिए, मैंने दिया जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट, बुक की प्राइस ₹560, सब्जेक्ट JS, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। करेक्ट। अब आप वेरीफाई कर लीजिए एक बार, तो यहाँ आकर चेक कर लीजिए अपना पुराना वाला कोड चलाकर। तो आपको अब बुक्स 1 to 7 मिल रही हैं। आप बोलिए मुझे 7th रिकॉर्ड देखना है। 7th रिकॉर्ड वही है जो आपने इंसर्ट करा है, विच इज जावास्क्रिप्ट। बैकएंड में जाकर देखना है, वहां भी आपको दिख जाएगा। क्लियर हुआ? लेट्स ओपन द डेटाबेस एंड वेरीफाई इट। तो यहाँ आपका इंसर्ट हुआ हुआ रिकॉर्ड नजर आ जाना चाहिए। दिखा? पॉइंट क्लियर? डायनेमिक क्वेरीज कैसे भेजते हैं? गुड।
अब जैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं अपडेट और डिलीट। तो अपन अब अपडेट करके देखते हैं। लेट्स ट्राई एंड एग्जीक्यूट एन अपडेट कमांड। नोटिस करिए यही क्वेरी अपन ने करी है, :1 :2 :3 :4 इनको रिप्लेस कर दिया अपन ने आईडी, नेम, प्राइस और सब्जेक्ट की वैल्यूज से। अब बात करते हैं अपडेट करने की। अपडेट के दोनों सिंटेक्स समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं तो बताइए दोनों में क्या अंतर है। बिना वेयर के अपडेट लिखेंगे तो क्या होगा और वेयर के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? बिना वेयर के लिखेंगे तो सारी रोज पे अपडेट चल जाएगा, करेक्ट। और वेयर के साथ लिखेंगे तो उन्हीं रोज को अपडेट करेगा जो कंडीशन को कर रही होंगी सेटिस्फाई। ऐसे ही होगा। राइट, ओके। चलिए तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब मैं चाहता हूं मैं यूजर से सब्जेक्ट का नाम लूं और अमाउंट लूं, और जितना अमाउंट यूजर दे रहा है वो अमाउंट उस सब्जेक्ट की हर किताब की प्राइस में ऐड कर दूं। ध्यान से सुनना, यूजर से मुझे सब्जेक्ट का नाम लेना है और एक अमाउंट लेना है, और जो अमाउंट यूजर मुझे दे रहा है मैं चाहता हूं वो अमाउंट उस सब्जेक्ट की हर किताब की एग्जिस्टिंग प्राइस में ऐड हो जाए। जैसे अगर यूजर ने मुझे बोला 300 और पाइथन, तो पाइथन की कितनी किताबें हैं डेटाबेस में? 2। उन दोनों की प्राइस क्या हो जाए? उन दोनों की प्राइस 300 से बढ़ जाए। यानी फर्स्ट वाली की हो जाए 950, सेकंड वाले की हो जाए 875। समझ आ रहा है? ये चैलेंज है। यूजर से सब्जेक्ट का नाम लेना है, अमाउंट लेना है, और वो अमाउंट उस सब्जेक्ट की हर किताब की एग्जिस्टिंग प्राइस में ऐड कर देना है। ठीक है, तो अपन इसी को सेव एज करते हैं। एग्जाम्पल 10। ठीक, इनपुट के तौर पे आप लेंगे सब्जेक्ट और प्राइस। तो ये अपन ने दो इनपुट्स ले लिए। प्राइस में ले लिया प्राइस। एंटर द अमाउंट टू इंक्रीज। एंटर द अमाउंट टू इंक्रीज। जो मिला वो मैंने एएमटी में रख लिया। ठीक है, ये वैल्यू मैंने एएमटी के अंदर रख ली। राइट, अब आप मुझे इससे आगे का कोड बताएं। हाउ शुड आई राइट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड? चलिए इस कार्ड को आपको होमवर्क दे देता हूं। ऐसा करता हूं, बना के ले आएंगे। ये दो लाइनों के बाद का कोड बना के ले आएंगे। ठीक है, तो ये करके लेकर आइए। ट्यूसडे अपन डीबीएमएस की पार्ट एंड करते हैं, एंड देन वील मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो मिलते हैं ट्यूसडे। इसको करके लेकर याद से आइएगा। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।